चलो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों पिछले सेशन में हमने जो बात की थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में वी हैड स्टडीड द 3 रूल्स। उसको पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विकली रिकैप कर लेते हैं व्हाट वी हैड स्टडीड। हमने क्या बात की थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में? एटम होगा, उसके अंदर शेल, उसके अंदर सब शेल, उसके अंदर ऑर्बिटल, राइट। और उसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया जाएगा, उसके लिए 3 प्रिंसिपल्स थे। सिर्फ 3 प्रिंसिपल के नाम आप याद कर लो, कौन से हैं? ऑब्बो प्रिंसिपल, राइट। Then there was Hund's rule of maximum multiplicity. Everybody can see that on your screen. And then there was obviously Pauli's exclusion principle. उसके बाद हमने इन डेप्थ चारों क्वांटम नंबर्स की बात की थी, प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था हमारा डिस्कशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्या रूल्स हैं और क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और किस तरह उनको कैलकुलेट किया जाता है, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पे हम लोग आते हैं जो एक्चुअल आपके पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं, राइट। इफ यू रिमेंबर हमने इस चैप्टर के पहले फर्स्ट लेक्चर और फर्स्ट स्टेटमेंट में इनफैक्ट स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि पीरियोडिक ट्रेंड्स, राइट, आर बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस, ऐसा पहले मेंडलीव ने बोला था, और एटॉमिक नंबर्स ऐसा बाद में मोजली ने बोला। तो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को फॉलो करते हैं ना बच्चों। स्टेटमेंट क्या था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का, याद है किसी को? क्या था? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी कि किसी भी एलिमेंट की या किसी भी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल हो या केमिकल हो, वो उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से वेरी करेगी। ये बात सही है? ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलता है अपने को, बोलो यस और नो, है ना। तो जब हमने पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स में डिवाइड किया, कौन से ब्लॉक्स में डिवाइड किया था ये भी देख लो, कौन से ब्लॉक्स में डिवाइड किया था हमने? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया था ना। तो पर्टिकुलर ब्लॉक्स की भी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। वो ब्लॉक्स की पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आएगी। हर ब्लॉक में सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एक सर्टेन नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने मिलेगा। कहने का मतलब कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके सर्टेन कैरेक्टर्स होंगे, पी ब्लॉक के कुछ कैरेक्टर्स होंगे, एफ ब्लॉक के कुछ होंगे, डी ब्लॉक के कुछ होंगे, जिन कैरेक्टर्स के बेसिस पे आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे, ये बता पाओगे कि अच्छा अगर ये कैरेक्टर दिख रहा है ना तो ये एलिमेंट एस ब्लॉक का है, ये कैरेक्टर दिख रहा है तो ये पी ब्लॉक का है। एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपको दिख रहा है अच्छा मेटालिक है, ओके, और कलर्ड कंपाउंड्स बनाता है तो डी ब्लॉक का होगा, ठीक है। रेडियो एक्टिव है, एफ ब्लॉक का होगा। नॉन मेटल है, गैस है या लिक्विड है, पी ब्लॉक का होगा। तो ऐसे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम लोग देखेंगे कि आप कौन से जनरल कैरेक्टरिस्टिक को देखकर यू कैन टेल विद श्योरिटी कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है। यू आर गेटिंग एन आइडिया ऑफ दैट, राइट। चलो लेट्स सी। तो टोटल हमारे पास कितने 118 एलिमेंट्स है। सबको दिख रहा है स्क्रीन पे? मार्किंग प्लीज करते रहना, टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 99 है, ध्यान से देख लेना। तो ये जो 118 एलिमेंट हैं ये 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड हैं, ये तो आपको पता ही है, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग है, वो भी एक बार रिवाइज कर लें। एस ब्लॉक की NS1 2 थी, पी ब्लॉक की NS2 NP 1 to 6, डी ब्लॉक की NS2 N-1D है ना, ये N-1D क्यों? क्योंकि अगर 4s में जा रहा है तो 3D में जाएगा, ऐसा देखा था ना, N-1D में जाता है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर NS2 N-2 F 1 to 14, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन थी, ठीक है। S की कैपेसिटी 2 होती है, P की कैपेसिटी 6 होती है, D की 10, F की 14। ओके, तो अब जब ये ब्लॉक्स में गए तो ब्लॉक्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये एक एक लाइन में से उठा के MCQ आता है। प्लीज पे वेरी क्लोज अटेंशन। जो भी पॉइंट नहीं समझे उसको अपन डिटेल में डिस्कस करके समझेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, ठीक है। चलो, एस ब्लॉक के कैरेक्टर्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दैट इज एल्कली मेटल्स एंड alkaline earth metals. Group 1 or group 2 of the periodic table will be contained in under S block.
ना इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको ज़रा डिटेल्स देता हूँ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे आपको इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज समझ में आएंगी। ध्यान से देखना, ठीक है बच्चों। अगर मैं आपको बोलूँ कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं और ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं, तो आप बोलोगे ठीक है, इनका आप ऐसे लिख दो सर कि ये दोनों एस ब्लॉक में बिलोंग करते हैं। ये सबको समझा? इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? ग्रुप 1 ग्रुप 2 किस में बिलोंग करते हैं? एस ब्लॉक। ग्रुप 1 का सेपरेटली हम लोग नाम लिखेंगे। ग्रुप 1 का नाम क्या है बच्चों? ग्रुप 1 का नाम क्या है बताओ? एल्कली मेटल्स। और ग्रुप 2 का नाम क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो पहले इनका इन वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं एक एक करके। एल्कली, व्हाट डज द वर्ड एल्कली मीन? एल्कली इस शब्द का मतलब क्या है? क्योंकि ये तो बचपन में आपको स्कूल में भी सिखाया था कि ग्रुप 1 को एल्कली मेटल बोलते हैं, शब्द रटा हुआ है। मीनिंग क्या है एल्कली शब्द का मतलब? बहुत सिंपल सवाल पूछा मैंने, एल्कली वर्ड का मीनिंग क्या है? जिनको नहीं पता वो लिख के लो। एल्कली मीन्स, देखो आप लोगों को एसिड बेस सबको मालूम है, एसिड और बेस तो पता है सबको। जो वाटर सॉल्युबल बेस होता है ना, उसको एल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ध्यान से सुनना, क्या बोला? हाँ, नॉर्मली आप बोलते हो, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं आपको, एकदम फंडामेंटल, जैसे स्कूल लेवल पे जाके अपन कर रहे हैं, ताकि एक भी पॉइंट अपना मिस नहीं हो। देखो तो नोट यहां पे क्या करना है, नोट ये करना है बॉस कि अपने को मालूम है कि एसिड का मतलब जो H+ देता है, सबको मालूम है ना, ये तो बचपन में पढ़ाया था आपको स्कूल में। और बेस का मतलब जो OH- देता है। आपने तो ये भी वो चिंटू चीज़ें पढ़ी होंगी कि जैसे एसिड जो है वो लिटमस को रेड बना देता है, बेस जो है वो लिटमस पेपर को ब्लू बना देता है, ऑल दैट सबने पढ़ा है, ठीक है ना। बाय द वे बायोलॉजी स्टूडेंट्स को मैंने ये भी पढ़ा है कि लिटमस पेपर बनता कहाँ से? लाइकेन से। फर्स्ट चैप्टर के लास्ट पैराग्राफ में दिया है ना, याद रख लेना, ये बायो में काम आएगा, बायो वाले स्टूडेंट्स याद रख लेना। खैर, तो एल्कली जो है ना वो ये है कि भाई बेस तो होता ही है, प्लस वो वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, उसको बोलते हैं एल्कली। तो जरा इसमें दिमाग लगाओ, ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट्स आते हैं बच्चों? मैंने आपको याद करवाए, जैसे है, ली, ना, की, रब ने सुनी फरियाद, ऐसे बोला था ना। तो सोडियम, पोटेशियम, इनके OH कंपाउंड्स। अब आपको ये दिमाग में जाएगा कि अच्छा NaOH है ना या KOH है ना, ये वाटर सॉल्युबल, ये ऐसे बेसिस हैं जिसमें OH तो है पर ये कंपाउंड्स पानी में सॉल्युबल है, हेंस इनको एल्कली मेटल कहते हैं। क्या ये बात दिमाग में गई? बोलो हाँ कि ना। एवरीबॉडी क्रिस्टल क्लियर? तो एल्कली कहा जाए। अच्छा, जस्ट अगर आपको मजे के लिए, इंटरेस्ट के लिए एक बात सुननी है तो मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा। एल्कली ये शब्द आया कहां से, ठीक है? ये चीज आपको किसी बुक में लिखी हुई नहीं मिलेगी, बट मैं बता रहा हूं क्योंकि केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आता है, इससे साइंस में इंटरेस्ट आता है, आपको मजा आएगा समझने में कि ये कहां से आता है। द वर्ड एल्कली कहां से आएगा? अच्छा, ये आपने सुना है अल, है ना, वो बुर्ज अल अरब, वो बड़ी वाली बिल्डिंग है दुबई में, है ना। इट्स एन अरबिक टर्म, एल कली। ये एक्चुअली अरबिक टर्म से इंग्लिश में आया, अल कली। और कली जो है ये ये आया संस्कृत के शब्द कलश से। कलश समझते हो? छोटा सा मटका होता है, मटकी होती है ना, कलश बोलते हैं अपन, वो घर में पूजा वूजा के टाइम रखते हैं, लोटा, उसको कलश बोलते हैं। आप सोचोगे कि साइंस कहाँ से कहाँ आ रहा है। देखो कलश जो है, तो पुराने ज़माने में जब सोडियम या पोटेशियम के ये जो कंपाउंड्स है ना, इनको बर्न करके, इनको जला के जो राख बनती थी ना, जो ऐश बनती थी ना, वो लोग वो पॉट में स्टोर करके रखते थे। एंड दे फाउंड दैट दिस ऐश दैट दे मेक फ्रॉम सच metals has certain typical properties, right? So they named it alkali or alkalash, that is the ash that is obtained in the pot. कलश को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉट बोलते हैं ना। और अब आपको ये बहुत शॉकिंग लगेगा, इसी से नाम आया पोटेशियम, बिकॉज इट इज पॉट ऐश। सबने स्कूल में पढ़ा है पोटैश, कॉस्टिक पोटैश, कॉस्टिक सोडा, राइट? तो पॉट ऐश यानी कि जो राख वो लोग पॉट में बनाते थे और उसको यूज किया जाता था वेरियस पर्पसेस के लिए। तो ये पूरा वहां से ओरिजिन आया।
बट आज हम लोग उस वर्ड को क्या जानते हैं? एल्कली के नाम से जानते हैं. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ओरिजिन स्टोरी, बट यू हैव टू रिमेंबर व्हाट एल्कली मीन्स वाटर सॉल्युबल बेस. ये याद रखेंगे बच्चों. जो मैं कहानियां सुनाता हूं वो एग्जाम में नहीं लिख के आनी है प्लीज. वो आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए आपको बताता हूं कि ये समझ रहे हो बच्चों, ताकि आपको बोरिंग नहीं लगे लेक्चर. ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि आप एग्जाम में मतलब कहानियां लिख रहे हो. हाँ ठीक है, ये सब मत करना प्लीज. चलो, सो एल्कली मेटल्स हो गया वाटर सॉल्युबल बेस. जो ग्रुप 2 है उसका नाम है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ये तो अब इजी हो गया कि इनका नेचर एल्कलाइन होगा यानी बेसिक होगा, और ये अर्थ में यानी कि जमीन में, जमीन खोदने पे, माइनिंग करने पे अर्थ में ये पाए जाएंगे. क्या ये बात समझ में आई? सिंपल बात हो गई है ना. तो एक है एल्कली मेटल्स जो जमीन में नहीं मिलते. आपको आज तक आपने कभी सुना है कि जमीन मतलब माइनिंग करने पे, माइनिंग मतलब समझते हो ना, खुदाई, खदान में जो हम लोग करते हैं माइन में, तो माइन में खुदाई करने के बाद सोडियम पोटेशियम कभी मिला? आज तक नहीं मिलता भाई. माइन में से क्या मिलता है आपको? मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब मिलता है ना जमीन में से. वो कहां पे है? ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, इसलिए उनका नाम है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. तो क्या समझ में आ गया? नाम से प्रॉपर्टी समझ में आ गई. एल्कली मेटल बेसिक होंगे, एल्कलाइन मेटल भी बेसिक होंगे. एल्कली मेटल अर्थ में नहीं मिलेंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल अर्थ के क्रस्ट में मिलेंगे. क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर हुई? तो आपको एक एक वर्ड से उसकी प्रॉपर्टी याद कर लेनी है. ठीक है बच्चों? ओके, तो नाम आपको पता चल गया. ओके, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल. दे आर रिएक्टिव मेटल्स. ये काफी जल्दी रेडिली रिएक्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी हाई क्यों है भाई? क्योंकि इनके पास आउटर मोस्ट शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन्स हैं. ग्रुप 1 के जो हैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में. ग्रुप 2 में क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में. एक या दो इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है? इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है. क्यों भाई? क्योंकि एक या दो इलेक्ट्रॉन है तो वो रेडिली इलेक्ट्रॉन्स को गिव अप कर देंगे, है कि नहीं? रेडिली क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी दे देंगे. सपोज मैं एल्कली मेटल हूं या एल्कलाइन अर्थ मेटल हूं, मैं आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दूंगा. क्लियर बात है? और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के चक्कर में आसानी से ये रिएक्शन भी करेंगे. दैट इज व्हाई दे आर हाईली रिएक्टिव. इनफैक्ट अगेन स्कूल में आपको ये पढ़ाया गया कि सोडियम तो इतना रिएक्टिव है कि उसको आप नॉर्मल कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते. सोडियम को कहां स्टोर करते हैं बच्चों? सोडियम इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन, है ना. केरोसिन क्या है? व्हाट इज केरोसिन? केरोसिन इज बेसिकली अ हाइड्रोकार्बन. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे ना, हाइड्रोकार्बन बेसिकली. ठीक है, जिससे आपको मिनरल ऑयल, जिससे आपको पेट्रोल डीजल वगैरह मिलता है ना, उसी से केरोसिन भी मिलता है. ठीक है, तो उस केरोसिन के अंदर सोडियम को रखा जाता है बिकॉज सोडियम रिएक्ट्स विद एयर, सोडियम रिएक्ट्स विद मॉइस्चर. दैट इज व्हाई यू हैव टू स्टोर इट अंडर केरोसिन. ठीक है बच्चों? चलो, तो ये सारे जो मैं फैक्ट्स बता रहा हूं, ये एक एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है. सोडियम को कहां स्टोर करेंगे, कौन रिएक्टिव है, कौन अर्थ में मिलेगा, ऑल दोस थिंग्स. ओके, सो दैट इज व्हाई दे अकर ओनली इन कंबाइंड स्टेट, व्हिच मींस नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट. क्या बोला मैंने? नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट. फ्री स्टेट मतलब कि एलिमेंट अकेला होता है तो उसको फ्री स्टेट बोलते हैं, किसी और एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाया रहता है तो उसको कंबाइंड स्टेट बोलते हैं. ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मल है. चलो, देयर कंपाउंड्स आर मेनली आयोनिक. आप लोगों को कंपाउंड्स की वैरायटीज पता है सबको? कंपाउंड्स कितने वैरायटी के होते हैं? बॉन्ड्स कितने वैरायटी के होते हैं बच्चों? कोवैलेंट और आयोनिक, है ना. ये दो तो सबको पता है, स्कूल लेवल पे सबने पढ़ा है. अभी थोड़े से और आगे जाते हैं. देयर आर मेटालिक बॉन्ड्स ऑल्सो एंड देयर आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स ऑल्सो. ठीक है, ये सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में. कौन से? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. हाँ, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं. बट तो मेटालिक बॉन्ड ऑब्वियसली मेटल्स में दिखेंगे. कोऑर्डिनेट बॉन्ड लोन पेयर की वजह से होता है, वो आगे पढ़ाऊंगा. बट सिंपल बात अगर देखें आयोनिक, तो इसको हम लोग बोलते हैं गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा या रिसीव होगा तो
तो आयोनिक होता है। और कोवैलेंट कब बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्कूल में किया है ना। जब स्ट्रॉन्ग मेटल हो या स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल हो तो आयोनिक बॉन्ड बनेंगे। तो मुझे बताओ ग्रुप 1 ग्रुप 2 को मैं स्ट्रॉन्ग मेटल बोलूं क्योंकि रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो वो ज्यादा करके आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। बच्चों बोलो हाँ कि ना? वेरी गुड, ठीक है, एकदम क्लैरिटी के साथ। कुछ भी कहीं डाउट, एक वर्ड भी कहीं आपका मिस हो रहा हो तो प्लीज पूछना, ठीक है। नाउ एज आई मेंशन्ड दे हैव 1 and 2 electrons in their outermost shell respectively. If they give 1 electron they will form M+. अच्छा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, दुनिया को पता है। इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो मेटल पे, एटम पे चार्ज क्या होएगा? जब तुम्हारा नेगेटिव बाहर गया तो तुम्हारे ऊपर क्या चार्ज आया? पॉजिटिव। तो जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो M+ बनेगा, बोलो हाँ कि ना? जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो M2+ बनेगा बच्चों। तो अगर ग्रुप 1 है तो वो M+ बनाएगा, ग्रुप 2 है तो वो M2+ बनाएगा। क्लियर बात? यस। एंड नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एस ब्लॉक की फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपके सारे एमसीक्यू एग्जाम्स में आती है ये स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना, इसको समझना। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। रिपीट विद मी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैव लो ionization enthalpy which further decrease down the group. मतलब कि टॉप टू बॉटम ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जैसे जैसे आओगे, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी पहले से कम थी, अब और भी कम होती जाएगी। जैसे ही आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्दर डिक्रीज होती जाएगी बच्चों। अब आप बोलोगे सर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या, पहले ये तो बताओ। बताऊंगा, ध्यान से देखो। आयोनाइजेशन, द वर्ड आयोनाइजेशन, पहले इसका मीनिंग समझो। आयोनाइज होना, अच्छा, एलिमेंट एटम या मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा, ये बात तो सब लोग मानते हो। एटम एंड मॉलिक्यूल आर अनचार्ज, बरोबर है? सही बोल रहा हूं? एटम और मॉलिक्यूल के ऊपर आप कभी चार्ज लिखते हो क्या बच्चों? पॉजिटिव या नेगेटिव? नहीं लिखते हो। आयॉन्स के ऊपर क्या करते हो आप? चार्ज लिखते हो। आयॉन का मतलब चार्ज्ड पार्टिकल होता है ना? आयॉन की कितनी वैरायटी पता है आपको? 2। कौन से? पॉजिटिव आयॉन और नेगेटिव आयॉन, जिसको आप लोग क्या नाम से जानते हो? कैटायन एंड एनायन। जिन बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं स्कूल में था ना, मेरे को बड़ा कंफ्यूजन होता था कि कैटायन पॉजिटिव होता है कि एनायन पॉजिटिव होता है। आप में से किसी को होता है ऐसा कंफ्यूजन? अगर होता है तो दूर कर देते हैं। एनायन को ऐसे याद रखेंगे, अ नेगेटिव आयन, ऐसे याद रखेंगे, इजी। अ नेगेटिव आयन इज एनायन, तो एनायन नेगेटिव हो गया तो कैटायन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, एटम जब आयन बनेगा, ध्यान से सुनना, एटम आयन बनेगा तो उस प्रोसेस को बोलेंगे आयोनाइजेशन। इजी हो गया। एटम बिकमिंग आयन। अब ये लॉजिकली सोचो, एटम को आयन बनना है, तुम एटम हो, तुमको आयन बनना है। अगर तुमने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो तुम पॉजिटिव आयन बन जाओगे, अगर तुमने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो तुम नेगेटिव आयन बन जाओगे। करेक्ट है? यानी कि एटम को आयन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करना पड़ेगा। यह बात भी सही है ना? अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कैच है, ध्यान से समझना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये वर्ड मैंने यूज किया। क्या वर्ड यूज किया? एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या होती है और इसका कैच समझना। एंथैल्पी वर्ड का मतलब होता है सिंपली एनर्जी। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? एनर्जी। थोड़ा सा इन डेप्थ जाके सीखते समझते हैं। ये मेरा न्यूक्लियस है, ये एटम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है? प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। प्रोटॉन्स पॉजिटिव होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, तो ओवरऑल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस क्या हो गया बच्चों? पॉजिटिव। एवरीबॉडी अग्रीज विद मी? यस। अभी बाहर क्या है? बाहर शेल है, ऑर्बिट, ऑर्बिटल जो भी है, उसमें क्या है बच्चों? उसमें इलेक्ट्रॉन्स है। और इलेक्ट्रॉन कैसे हैं?
इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है चार्ज भाई। तो क्या ये मैं बोल सकता हूं कि पॉजिटिव न्यूक्लियस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन होती है। तो ये जो पीली कलर की लाइन मैं ऐसे बना रहा हूं येलो वाली, ये मतलब कि न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ये फोर्स है जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की फोर्स है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब सिंपल, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच की फोर्स। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ये बात समझना कि मुझे इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना है। क्या करना है? इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना है। क्यों निकालना है भाई? तो मैंने अभी क्या बोला, एटम को अगर आयन बनना है तो उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, हाँ कि ना, है ना? तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन को बाहर जाना है। तो अगर आप न्यूक्लियस हो, मैं इलेक्ट्रॉन हूं, आपने ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, आप छोड़ नहीं रहे हो, तो मुझे इसको इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं? एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी ना, ताकि मैं इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकाल सकूं। लॉजिकल बात। जो एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। Did everybody get this? Tell me yes or no. The energy that is required to remove the outermost electron, that is called ionization enthalpy. Yes or no? आप लोगों को ये पूरा जो मैंने एक्सप्लेन किया समझ में आया? फिर से समझो, शॉर्ट में समझाता हूं। न्यूक्लियस पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है। निकालने के लिए क्या लगेगा? एनर्जी। उस एनर्जी को आप क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों निकालना है इलेक्ट्रॉन? क्योंकि आयोनाइजेशन करना है। आयोनाइजेशन का मतलब क्या है? एटम को आयन में कन्वर्ट करना है। पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा, एक एग्जांपल के साथ इस बात को समझते हैं जरा। अब ये आपके दिमाग में आएगा, भाई एनर्जी दे कौन रहा है? हम थोड़ी दे रहे हैं कि अच्छा हम, है ना, जैसे चावल में से कंकड़ निकाल रहे हैं, वैसे एक सोडियम उठा के उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। ऐसा तो कर नहीं रहे हम, ठीक है? तो ये करता कौन है? बहुत अच्छा सवाल है ये। तो यहाँ पे ऐसा है भाई कि ये सोडियम का एटम है, ये क्लोरीन का एटम है। सोडियम के एटम को ये माने कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन दे दूं, करेक्ट? क्योंकि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो एक दे देगा तो उसके पास 10 हो जाएंगे, तो वो स्टेबल हो जाएगा। एवरीबडी एग्रीज? क्लोरीन के पास कितने थे बच्चों? 17। अगर उसको एक कहीं से मिल जाएगा तो वो क्या खुश हो जाएगा, क्योंकि उसके पास 18 हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा। तो ये जो क्लोरीन है ये क्या करेगा? इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बात समझ में आ रही है? तो सोडियम खुशी खुशी अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और मतलब एक गिविंग एक रिसीविंग के लिए बैठा हुआ है। तभी क्या होगा? सोडियम और क्लोरीन के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तभी आपका बनता है सोडियम क्लोराइड, जिसको आप कॉमन सॉल्ट बोलते हो, खाने में डाल के खाते हो, करेक्ट है ना? ये तो सबने देखा है, सबको मालूम। तो यहां पर क्या हुआ कि भाई सामने भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट होगा ना जो रिसीव करने के लिए बैठा है इलेक्ट्रॉन। जब कोई लूज कर रहा है तो कोई गेन करेगा ना बच्चों। आपका नुकसान मतलब किसी का फायदा तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना? इंग्लिश में क्या कहावत है? वन मैन्स ट्रैश इज अनदर मैन्स ट्रेजर। ऐसा ही है ना? मेरी इंग्लिश खराब है देखो। तो यहां पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब जरा इसको ग्रुप 1 ग्रुप 2 के रिलेशन में समझते हैं, ठीक है? देखो, जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स गिव अप करेगा। क्या करेगा बच्चों? इजीली इलेक्ट्रॉन्स गिव अप करेगा। अच्छा, सो अगर मुझे आसानी से इलेक्ट्रॉन आपको देना है तो आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी क्या? थोड़ा लॉजिकली सोच के बताओ। नहीं, क्योंकि मैं तो मर रहा हूं ना कि ये ले भाई इलेक्ट्रॉन लेके जा, समझे? जो खुद ही लूटने के लिए बैठा हुआ है उसको लूटने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसका यह मतलब कि अगर आपको ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, यानी कि उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी कि हाई होगी? लो, क्योंकि ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं हो रही ना। तो अब वो स्टेटमेंट जो मैंने ग्रीन में मार्क की है, क्या सबके दिमाग में जा रही है? देखो कि दे हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि उनकी
उनकी जो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन वो ऑलरेडी लो है, और जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो, जैसे कि यानी कि लिथियम से लेके फ्रैंकियम तक आ रहे हो ग्रुप 1 में, या बेटा मांगे कार स्कूटर कौन सा, बेरिलियम से लेके रेडियम तक आ रहे हो ग्रुप 2 में, तो आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी और भी लो हो जाएगी। अब इसका एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे आएगा आपको जेई की एग्जाम में, सीईटी की एग्जाम में, नीट के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? वो बोलेगा आउट ऑफ ए बी सी डी 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन आपको देगा और बोलेगा बताओ इनमें से सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और रेडियम। आप बताइए इसमें से सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है बच्चों? किसकी सबसे कम होगी? पहले तो ये समझो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, रेडियम ये सारे ग्रुप 2 के हैं, बोलो हाँ कि ना? एवरीबडी? हाँ। मैंने क्या बोला? टॉप टू बॉटम आते वक्त आयोनाइजेशन एंथैल्पी और भी कम हो जाती है, यानी बेरिलियम से रेडियम तक आते वक्त कम हो जाती है। तो सबसे लोएस्ट किसकी होगी? रेडियम। तो आंसर आएगा रेडियम। एकदम इजी, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। यही सेम वो आपको ज्यादा मैक्सिमम भी पूछ सकता था, या फिर ये भी बोल सकता था कि इसको ऑर्डर में अरेंज करो। सपोज उसने आपको 4 ऐसे कंपाउंड एलिमेंट दे दिए, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम और फ्रैंकियम ऐसे दे दिए, और बोला इनको हाईएस्ट टू लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर में अरेंज करो। तो आप सबसे ज्यादा और सबसे कम, तो पहले आप क्या चेक करेंगे? ये चारों कौन से ग्रुप के हैं? ग्रुप 1 की, ग्रुप 2, ग्रुप 1 के है ना, राइट? ली, ना, की, रब ने, सुनी, फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर रूबिडियम, सीसियम, फ्रैंकियम, है ना? फिर उसमें टॉप टू बॉटम कम हो रहा है, मतलब सबसे ज्यादा वाला टॉप वाले करेगा लिथियम, उसके बाद कौन आएगा? सोडियम, उसके बाद कौन आएगा? पोटेशियम, उसके बाद कौन आएगा? फ्रैंकियम। क्या ये बात समझ में आ रही है? सिंपल है ना? ओके। अब ये सवाल किसी बच्चे ने नहीं पूछा, पूछना चाहिए था और ये दिमाग में आना चाहिए, सर ऐसा क्यों? आपको हक है, आप सवाल पूछो। सर टॉप टू बॉटम आने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज क्यों हो रही है? ये भी तो आपसे पूछ सकता है वो। तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। जब टॉप टू बॉटम आप आओगे, आप सोचो ये एक न्यूक्लियस है, सॉरी एलिमेंट का ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये उसका आउटर मोस्ट शेल है, और यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और ये उसका आउटर मोस्ट शेल है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे रखे हुए। और मैंने क्या बोला कि ये जो लाइन है ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की अट्रैक्शन को आपको बताती है, करेक्ट है? जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना अट्रैक्शन कम होगा, लॉजिकल बात है। फिजिक्स में आप क्या सीखते हो? फिजिक्स में आपने ये बहुत बेसिक आइडिया सीखा होगा कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी फोर्स कम होगी। जिनको अभी भी ये नहीं समझ रहा वो लॉजिकली सोचना, तुमको मैं आग के पास खड़ा रखूं तो ज्यादा गर्मी लगेगी कि दूर खड़ा रखूं तो ज्यादा गर्मी लगेगी? पास में। लॉजिकल बात है ना? मतलब तुमको फोर्स कहाँ फील होगी? नजदीक में। जितना दूर जाओगे फोर्स फील नहीं होगी। तो मुझे बताओ, छोटे एटम के इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान है कि बड़े एटम के इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान है बच्चों? बड़े वाले को। क्यों? क्योंकि इसका एनर्जी, इसका जो डिस्टेंस है ज्यादा है, तो ये कम फोर्स से पकड़ा है तो आसानी से छोड़ देगा। सही बात है? तो इसीलिए बड़े वाले एटम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी और भी कम हो जाता है। क्या ये बात सबको समझ में आई? जितना बड़ा एटॉमिक साइज उतनी उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, है ना? तो ये है एक ही लाइन, बट इसके ऊपर मैं आधा घंटा आपको समझाऊंगा क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट एक्चुअली है और इसके ऊपर क्वेश्चंस गारंटीड हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है बच्चों? ओके, फिर आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। अच्छा, एस ब्लॉक में एक चीज आपने नोटिस की, सारे के सारे मेटल्स ही हैं। सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स। एस ब्लॉक इज ऑल मेटल्स। देयर आर नो नॉन मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ग्रुप 1 में डालते हैं ना अपन, है, ली, ना, की, पहला वाला नंबर 1, वो एक एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन तो सबको मालूम है। कोटा फैक्ट्री तो सब देख के आए, मेरे को मालूम है ना? नहीं देखिए तो यूट्यूब पे जाके देख लेना। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या क्या है देखते हैं।
इसमें ग्रुप्स आते हैं आपके 13 to 18। पी ब्लॉक में क्या क्या आते हैं बच्चों? ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स आते हैं। कौन से एलिमेंट्स हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पर यह जानना जरूरी है जैसे कि ग्रुप्स के नाम, यू हैव टू नो द नेम्स ऑफ द ग्रुप्स। हाँ, जैसे मैंने आपको ग्रुप 1 का नाम एल्कली मेटल, ग्रुप 2 का नाम एल्कलाइन अर्थ मेटल ऐसे बताया ना। वैसे ही पी ब्लॉक में भी 4 इंपॉर्टेंट नेम्स हैं आपको ध्यान में रखने। कौन से नेम्स है देखो? ग्रुप 15, 16, 17 एंड 18 के अलग अलग नाम है, ठीक है? नाम ध्यान में रख लेना। ग्रुप 15 इज कॉल्ड निक्टोजेंस। निक्टोजेंस is spelled with N। गैस करो जरा निक्टोजेंस की स्पेलिंग क्या होगी? निक्टोजेंस की स्पेलिंग क्या होगी? PNICTO। निक्टोजेंस is spelled with the P। The P is silent, okay? Just like pneumonia, है ना? निक्टोजेंस। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? निक्टोजेंस बोलते हैं बच्चों। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को हम लोग चाल्कोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपीट करो, क्या बोलते हैं? चाल्कोजेंस। सो ग्रुप 15 आर कॉल्ड निक्टोजेंस, ग्रुप 16 आर कॉल्ड चाल्कोजेंस एंड ग्रुप 17 पॉपुलर है, सबको मालूम है, ये तो सबको मालूम होना चाहिए। क्या नाम है? हैलोजेंस, है ना? हैलोजन के बल्ब लगाते हैं ना अपन अपने घर में, हैलोजन के, है ना? और ग्रुप 18 तो सबको मालूम है, ये भी क्या है? जीरो ग्रुप, यानी कि इनर्ट ग्रुप भी बोलते हैं इसको, इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस का ग्रुप। ये खास नाम जो है ये डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड। ये चीजें आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दी, मैं एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ। निक्टोजेन वगैरह तो एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है? बट ये जान लेना अच्छा है, कभी कभार एक्स्ट्रा एमसीक्यूज में वो आपको पूछ लेते हैं। ओके, चाल्कोजेंस ग्रुप 16, हैलोजेंस ग्रुप 17 एंड जीरो ग्रुप जो है वो ग्रुप 18 है। खैर, तो ग्रुप 13 to 18 आपका पी ब्लॉक में आ गया। सो पी ब्लॉक एंड एस ब्लॉक टुगेदर, पी ब्लॉक टुगेदर विथ एस ब्लॉक आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस और पी, ध्यान से सुनना, एस और पी को मिला के क्या बनते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बनते हैं बच्चों। ये भी डायरेक्ट एमसीक्यू पॉइंट है, डायरेक्ट लाइन है, एमसीक्यू में पूछी जाती है। पी ब्लॉक और एस ब्लॉक दोनों को मिलाकर जो एक पूरा सेट बनता है उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ऑल्सो कॉल्ड मेन ग्रुप एलिमेंट्स, बट हम लोग मेन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नाम से को जानते हैं, ठीक है? ग्रुप 18 तो आपको पता ही है, 18th इज कॉल्ड नोबल गैसेस, सबको मालूम है। ओके, हीलियम में डुप्लेट होता है, बाकी सब में ऑक्टेट। अच्छा, इनर्ट गैसेस में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? इनर्ट गैसेस, जो चीजें मैं यहां पर पेज के ऊपर लिख रहा हूं, आपकी टेक्स्ट बुक आप लेके बैठे हो लेक्चर देखने, मैंने आपको बहुत बार बोला है मार्किंग बरोबर करो, और जो मैं पेज पे लिख रहा हूं वो टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिख दो, सामने सामने। जो मैं एक्स्ट्रा यहां पे लिखता हूं वो आप बाद में कॉपी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा, पर ये जो यहां पे लिख रहा हूं साथ में कॉपी कर लेना, ठीक है? काम आएगा रीड करते वक्त, इंपॉर्टेंट है। इनर्ट गैसेस हैव 8 electrons in outermost shell, है ना? इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इस फंडे को हम लोग ऑक्टेट का फंडा बोलते हैं, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टा मीन्स 8, सबको मालूम है, ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ हीलियम को छोड़ के, हीलियम में 2 होते हैं, क्योंकि पहला एलिमेंट, पहला ये है ना रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो उसमें डुप्लेट होता है। डुप्लेट इन हीलियम एंड ऑक्टेट इन अदर नोबल गैसेस। ओके,
तो इनकी नोबल गैसेस की जो रिएक्टिविटी है बहुत ही लो है। द वर्ड इनर्ट, इनर्ट का मतलब क्या है बच्चों? इनर्ट शब्द का मतलब क्या है? यस, इनर्ट और नोबल दोनों का मतलब होता है डज नॉट रिएक्ट बेसिकली। हिस्ट्री में तुम लोगों को नोबल पढ़ाया गया होगा स्कूल में। नोबल लोग कौन होते थे हिस्ट्री में? राजा महाराजा, या जो बहुत अच्छे लोग होते हैं ना, इज अ वेरी नोबल पर्सन, अपन इंग्लिश में बोलते हैं ना, सो एंड सो इज अ वेरी नोबल पर्सन, मतलब अच्छा इंसान, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, चिढ़ता नहीं, गुस्सा नहीं करता, है ना, मेरा ऑपोजिट, उसको इनर्ट बोलते हैं, ठीक है, जो रिएक्ट नहीं करता, खैर उसको नोबल कहा जाता है। तो बिकॉज इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो इनको गरज ही नहीं है लाइफ में, ये चिल मार के बैठे हुए, है ना, इनको मेहनत नहीं करनी, तो इसीलिए ये नोबल गैसेस है। बाय द वे, नोबल गैसेस का यूज के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, ये तो जनरल नॉलेज है। अपन बाहर जब गाड़ी चलाते हैं हाईवे पे, वो शाइनिंग वाले जो साइंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सबने सुना होगा ये, उसको नियॉन साइंस बोलते हैं। अपन क्या बोलते हैं? नियॉन साइंस। ये तो जनरल नॉलेज है, सबको पता है, नहीं पता तो अभी जान लो, है ना, नियॉन साइंस। और जो आप लोग नाइट क्रिकेट खेलने के लिए बड़े बड़े वो लैंप लगाते हो अपने बिल्डिंग में, दिवाली वगैरह के वक्त भी लगाते हैं कुछ लोग, उसको हैलोजन लैंप बोलते हैं, है ना, खास करके वो बड़ी कार्स के सामने लगाते हैं, वो हमर वमर के सामने। अपन तो गरीब लोग हैं, अपन हमर नहीं अफोर्ड कर सकते अभी, पर देखा तो होगा। या फिर वो हरियाणा में वो जो स्कॉर्पियो चलाते हैं ना, जो वो लोग लगाते हैं, हरियाणा वाले मारेंगे मेरे को, चलो। सो ऑक्टेट होता है तो उससे आपकी रिएक्टिविटी कम होती है। हैलोजन क्या है और इनर्ट गैसेस क्या, हमने देख लिया, मतलब बेसिक आइडिया ले लिया। ग्रुप 17 हैलोजन फैमिली, ग्रुप 16 चैल्कोजन फैमिली, इसमें रिएक्टिव नॉन मेटल्स आते हैं। ग्रुप 16 और 17 में क्या आते हैं बच्चों? रिएक्टिव नॉन मेटल्स। तो आपने क्या सीखा? एस ब्लॉक में सारे क्या थे? मेटल थे, और पी ब्लॉक में ना मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड सबके कॉम्बिनेशन आएंगे। पी ब्लॉक में क्या आएगा? तो पी ब्लॉक एक ही ऐसा ब्लॉक है एक्चुअली पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों आएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये सेंटेंस भी आप लिख देंगे। पी ब्लॉक इज दी ओनली ब्लॉक that contains metals, metalloids and non-metals all। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है ना बच्चों? एस ब्लॉक में भी सारे मेटल होते हैं, डी और एफ में भी सारे मेटल होते हैं, तो बचा अकेला पी, वो बेचारा एक ही है जिसके अंदर मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल सब होते हैं। ठीक है, चलो देखें। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आर हाईली नेगेटिव। नाउ एस ब्लॉक में हमने कौन सी एंथैल्पी की बात की थी, याद करो जरा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात की थी। यस बच्चों, है ना। और पी ब्लॉक में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या मतलब? कि जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। करेक्ट ना बच्चों? सिंपल। अच्छा एक बात समझना, जरा ध्यान से। मैंने यहां पर कहा था एटम वांट्स टू बिकम आयन। ये यहां तक सबको याद है? ये एटम वांट्स टू बिकम आयन, इसको आयोनाइजेशन कहते हैं, है ना। राइट, ओके। एटम कैटायन एनायन दोनों बन सकता है, यानी कि वो लूज भी कर सकता था इलेक्ट्रॉन, गेन भी कर सकता था। करेक्ट है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था ना,
तो जो एनर्जी इन्वॉल्व थी उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या ये बात भेजे में गई? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था तो जो एनर्जी इन्वॉल्व थी उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना। इजी है ना। इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे। इसको बाय द वे IE ऐसा बोलेंगे शॉर्ट में, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कैपिटल वाला IE, और इसको बोलेंगे EGE, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एकदम सिंपल, इजी। ओके, टेंशन नहीं लेने का। ओके, सो दे गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब कि S ब्लॉक वाले इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहते थे, P ब्लॉक वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा करके रिसीव यानी कि गेन करना चाहते हैं। इट कंटेन्स ऑल 3 ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एलिमेंट्स, बता दिया, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। मेटल्स टू द लेफ्ट, नॉन मेटल्स टू द राइट, एंड मेटलॉइड्स अलोंग अ जिगजैग लाइन। जिगजैग लाइन में क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, नाउ देयर इज अ टेबल गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, आई थिंक सो, here can you see this green box in your text? अभी मेरे स्क्रीन पे आपको ये ऐसा टेढ़ा दिख रहा होगा, of course. Can you see this green box बच्चों? here, ये वाला, ये डायगोनल लाइन जो ऐसी जा रही है ना, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ये आपके मेटलॉइड्स हैं। क्या है, मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पर येलो वाला पार्ट है ये पूरा आपका मेटल्स हैं, और ये जो ब्लू वाला पूरा पार्ट है ये सारे नॉन मेटल्स हैं P ब्लॉक के। तो P ब्लॉक को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हो, मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, और नॉन मेटल्स भी हैं। मेटल्स टू द लेफ्ट, नॉन मेटल्स टू द राइट, एंड मेटलॉइड्स ऐसा बीच में डायगोनली जा रहे हैं। कैन यू सी दैट? सो इन योर टेक्स्ट बुक आई वॉन्ट यू ऑल टू प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक टू पेज नंबर 96 and mark this entire thing. Mark this to remember कि ये सारे क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं। क्या ये बात समझ में आई सबको? खास करके सिलिकॉन, जर्मेनियम भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन, दुनिया को पता है सिलिकॉन क्या होता है। आपके फोन की और कंप्यूटर की जो चिप्स बनती है वो किससे बनती है बच्चों? सिलिकॉन से बनती है ना। एप्पल वाला ऐड कर करके थक गया, M1 चिप, एप्पल सिलिकॉन। तो उससे ही आपको याद रह जाएगा। खैर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन के यूजेस हम लोग आगे करेंगे, और फिजिक्स में उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड है, सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो यहां पर आपके पास मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स आ गए, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहते हैं, रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं, और वगैरह, उसमें सारे डिटेल्स हमने देख ली। नेक्स्ट वी गो टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स बच्चों। नेक्स्ट वी गो टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगेन डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर बेसिकली ऑल क्या, दे आर ऑल मेटल्स। एस ब्लॉक में भी क्या मैं ऐसा लिख दूं, ऑल मेटल्स। क्लियर रहेगा ये बात? ओके, अभी डी ब्लॉक में ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12, दे आर ऑल मेटल्स। वेरी वेरी डायरेक्ट, दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स और transition metals. They are known as transition elements or transition metals. What does the word transition mean? Transition इस शब्द का मतलब क्या है इंग्लिश में? So यहां पर क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन? Because they form a bridge between the reactive S block and comparatively less reactive of 13 and 14 P block. 13 and 14 P block में आता है, right? अच्छा,
इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं डी ब्लॉक के बारे में, जो आप एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद भी रखेंगे, लिख के रखेंगे अभी इसी में और याद रखेंगे, ठीक है ना। नोट, डी ब्लॉक मेटल्स, डी ब्लॉक मेटल्स यानी कि ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट्स। डी ब्लॉक मेटल्स की खासियत क्या है, उनको कैसा यूज किया जाता है हमारे केमिस्ट्री में, एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है तो सबको पता है ना बच्चों, केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए जो आप डालते हो उसको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट, है ना। अच्छा, आपने स्कूल लेवल पे सब बच्चों ने एटलीस्ट बेसिक केमिकल रिएक्शंस है ना, एल्कीन से एल्केन बनाना या एल्केन का कंबशन करना, फ्यूल का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक रिएक्शन सबने पढ़े। आप एरो पे हमेशा रिएक्शन के एरो पे क्या लिखते हो, कैटलिस्ट लिखते हो ना। जैसे एक रिएक्शन दिखाता हूं, आप मुझे बताना सबने किया है कि नहीं किया है ना। इथीन प्लस हाइड्रोजन, एरो पे प्लैटिनम और पैलेडियम, प्लैटिनम और पैलेडियम, एंड यहां पे बनेगा इथेन। सिंपल रिएक्शन है ये। मैंने एरो पे ये जो लिखा प्लैटिनम पैलेडियम, ये क्या है, कैटलिस्ट है बच्चों, बोलो हाँ कि ना, है ना। और प्लैटिनम और पैलेडियम दोनों कौन से ब्लॉक में आते हैं पीरियोडिक टेबल के, दे कम अंडर डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्या है बात दिमाग में जा रही है। बहुत सारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है मेजॉरिटी वो आपके एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। ओके, देन दे हैव प्रॉपर्टीज सच एज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये थोड़े से बाउंसर जाएंगे, पैरामैग्नेटिज्म वगैरह, एबिलिटी टू फॉर्म कलर्ड आयंस। ये अभी फिलहाल मार्क करके रखो, ये 3-4 प्रॉपर्टीज ऐसी है, ये आगे मैं डिटेल में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, कलर्ड आयन फॉर्मेशन क्यों होता है, ये सारे मैं आपको समझाऊंगा। दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, जो ऑलरेडी लिखवा दिया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका। एग्जाम्पल है जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की खासियत क्या है, मर्क्यूरी की खासियत है इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, ठीक है। मर्क्यूरी इज Hg, Hg का नाम है हाइड्रार्जीनियम, है ना। मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी का यूज क्या है, मर्क्यूरी इज हाईली टेम्परेचर एंड प्रेशर सेंसिटिव ना बच्चों। इट इज यूज्ड इन थर्मामीटर। आजकल तो आप लोग वो डिजिटल वाला करते हो ना, वो गन वाला, कोरोना में ये हम लोग करते थे बचपन में। जब आप बहुत छोटे थे, हॉस्पिटल जाते थे तो डॉक्टर रखता था मुंह में इधर टंग के नीचे, वो वाले थर्मोमीटर्स में यूज होता था मर्क्यूरी। इज मर्क्यूरी गुड फॉर यू और इज इट टॉक्सिक? हाईली टॉक्सिक। हाईली टॉक्सिक, आई नो। तुम बदमाश बच्चों में से किसी ने तो बचपन में किया होगा, क्योंकि मैंने किया है, मुझे पता है। थर्मोमीटर टूट गया तो उसमें से वो सिल्वर निकलता था मर्क्यूरी लिक्विड, उससे खेलते थे, तब हमको पता नहीं था कि वो टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा हो कि गलती से आपके पास कोई थर्मोमीटर या वो ब्लड प्रेशर मॉनिटर है जिसको स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, अगर वो कहीं हो टूट गया, या बैरोमीटर वगैरह, तो प्लीज़ उसमें से जो मर्क्यूरी मिलती है उसको हाथ से हैंडल नहीं करना है, इट इज़ हाईली टॉक्सिक, ठीक है। क्यों बता रहा हूँ मैं, जनरल नॉलेज, ठीक है। तो दे कैन बी यूज्ड एज कैटलिस्ट, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी विद द कॉन्फ़िगरेशन इज NS2N-1D ऑब्वियसली। ऐसे कुछ ये मेटल्स हैं, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी ऐसे मेटल्स हैं जिनका प्रेजेंस तो डी ब्लॉक में है, बट उनकी प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन मेटल्स की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दे हैव कंप्लीटली फिल्ड S and D सबशेल। S and D सबशेल उनके कैसे होते हैं? कंप्लीटली फिल्ड होते हैं बच्चों। जरा इनके बारे में जरा समझ लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये।
इन द डी ब्लॉक, आप ये स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे क्या, इन द डी ब्लॉक जिंक दैट इज नंबर 30 Zn, ओके, कैडमियम नंबर 48 एंड मर्क्यूरी Hg दैट इज नंबर 80। ठीक है, ध्यान से सुनना। इन तीनों की खासियत क्या है? इन द डी ब्लॉक जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर प्लेस्ड इन द डी ब्लॉक but are not called ट्रांजिशन मेटल्स। क्या मतलब समझ में आया इसको आपको? कि डी ब्लॉक के सारे मेटल्स को ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं एक्सेप्ट इन तीनों के। कौन से? जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। क्या ये बात सबके भेजे में गई? पूरे डी ब्लॉक में जितने भी मेटल होंगे सबको आप ट्रांजिशन मेटल बोलोगे, एक्सेप्ट कौन से? तीन को छोड़ के, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। अब सवाल है ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जिंक में 3d10 होता है, कैडमियम में 4d10 होता है और मर्क्यूरी में 5d10 होता है। यानी कि तीनों के कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल। डी सबशेल की कैपेसिटी कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन। सबको मालूम है ना, पिछले सेशन में भी किया था हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो। तो जब D10 लिखेंगे तो इसका मतलब D पूरा भर गया, और जब D पूरा भर जाए तो उसको ट्रांजिशन मेटल नहीं बोल सकते, उसके अंदर ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज नहीं दिखेगी। क्या ये बात भेजे में गई? देखो इतना याद रखना, जब मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं ना, तो आपके ये सारे जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है डायरेक्ट, जो एक्सेप्शन वाले, क्योंकि यूनिक प्रॉपर्टी एक्सेप्शन है, तो यही आपके एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम में, भले वो जेई हो, नीट हो, सीईटी हो, एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्टली उठा के आएंगे। और ये एक्सेप्शन है कि सारे डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल बोलने का, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी को नहीं बोलने का। क्यों नहीं बोलने का? क्योंकि उनका डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड होता है। ये बात सबके भेजे में गई। ओके, सो देन यू हैव, they do not show properties of transition metals। आखिरी हमारा है F block elements। all metals, ठीक है, they are placed in two separate rows, पता है अपने को, lanthanoids and actinoids। now lanthanoids को ध्यान से देखना जरा, they are number 58 to 71। कितने नंबर मार्क करना ध्यान से बच्चों, नंबर क्या है? 58 से लेके 71। काउंट करो कितने होते हैं? 14 एलिमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 14 एलिमेंट्स। आप सोच सकते हो कि 14 एलिमेंट्स ही क्यों? 14 से कम क्यों नहीं? 14 से ज्यादा क्यों नहीं? क्योंकि इनर ट्रांजिशन में ये जो लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड सीरीज है, इसमें क्या भरता है? एफ सबशेल भरता है। और एफ सबशेल की कैपेसिटी कितनी है बताओ? 14 इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली तो 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो 14 एलिमेंट्स आएंगे बच्चों। 14 एलिमेंट्स, यहाँ पे नंबर ध्यान से नोट कर लेना। लैंथेनॉइड्स में 58 से लेकर 71 है, और एक्टिनॉइड्स में 90 से लेके 103 है। 90 नंबर का नाम क्या है? थोरियम। देखो, अगर नेम्स आपको अभी फिलहाल जानने तो मैं बता दूं, 90 का नाम है थोरियम, 103 का नाम है लॉरेंशियम, ठीक है, सीरियम ऊपर था, और लुटिटियम। चलो ये लिख लेते हैं, सीरियम, लुटिटियम, CeLu दिख रहा है आपको सामने। और एक्टिनॉइड में आपका थोरियम से लेके, अगेन ये भी 14 एलिमेंट्स है, ठीक है ना। एक्टिनॉइड में भी 14 एलिमेंट्स है। नाम लिख ले फटाफट। सीरियम नंबर 58 था, क्या था? सीरियम। इसको सीसियम मत लिख देना गलती से। सीसियम वो CS ग्रुप 1 का एलिमेंट था, ये सीरियम है। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्या गोची मारते हैं, Cr क्रोमियम, CS सीसियम, Ce सीरियम, मिक्स कर देते हैं। मिक्स नहीं करना है, ध्यान से देखना है।
Am I being very clear on this बच्चों? Lu is lutetium. क्या है? Lutetium. ध्यान से देख लेना. Then you had 90 was thorium, TH, थॉर से आया वो, है ना. और 103 that is Lr, that is lawrencium. क्लियर? ओके. इनके प्रीसीडिंग एलिमेंट्स, इनका नाम ऐसा क्यों रखा? क्योंकि ये लैंथेनम नंबर 57 और एक्टिनियम नंबर 89 के बाद आते हैं. लैंथेनम के बाद आए तो लैंथेनॉइड, एक्टिनियम के बाद आए तो एक्टिनॉइड. सिंपल. अच्छा, दे आर प्लेस्ड इन द 6th and 7th पीरियड रिस्पेक्टिवली. मतलब लैंथेनॉइड एलिमेंट्स कहाँ आए? 6th पीरियड में. एक्टिनॉइड एलिमेंट्स कहाँ आए? 7th पीरियड में. रिस्पेक्टिवली लिखा है, ध्यान से देख लेना. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ये ट्रांजिशन के भी अंदर आते हैं ना, डी सबशेल के अंदर लिखे जाते हैं ये अलग से एज 2 स्मॉल ब्रैकेट्स एंड देन यू राइट इट एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल. सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन. क्या? इनर ट्रांजिशन. और n-2f में इनके इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं. डी के कहाँ जा रहे थे? n-1d में. याद है सबको? डी के कहाँ जा रहे थे? n-1d. एफ के कहाँ जाएंगे? n-2f में. दे आर कॉल्ड रेयर अर्थ. क्यों? क्योंकि अर्थ में मिलते तो हैं पर बहुत ही रेयरली मिलते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? रेयर अर्थ मेटल्स. ठीक है बच्चों? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल द एलिमेंट्स बियॉन्ड यूरेनियम नंबर 92. यूरेनियम आपने कहाँ सुना है? सबने सुना है यूरेनियम, खास नाम है बहुत यूरेनियम. न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है यूरेनियम. इसको हम लोग येलो केक यूरेनियम भी कहते हैं. इफ यू हैव सीन द मूवी गेट स्मार्ट विद एन हैथवे एंड स्टीव करेल, दे हैव शोन इट. और इवन इन चेर्नोबिल, द नेटफ्लिक्स, वेरी फेमस नेटफ्लिक्स सीरीज. But you should watch Get Smart, all of you. It's a very nice film. Okay, so you have U92, that is uranium number 92, atomic number 92, atomic mass 235 और 238, दो isotopes भी होते हैं. इनको हम लोग ट्रांस यूरानिक एलिमेंट्स कहते हैं. ट्रांस यूरेनियम नहीं, एक्चुअली ट्रांस यूरानिक कहते हैं, बट यहाँ पे ट्रांस यूरेनियम लिखा हुआ है. दे आर मैन मेड, मतलब सिंथेटिक, एंड दे आर रेडियो एक्टिव. ऑल ऑफ देम आर मैन मेड एंड ऑल ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव. दे आर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ऑब्वियसली सबको मालूम है ये तो. ठीक है ना? यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. इंडिया की भी एक पिक्चर बनी थी, आई थिंक उसमें जॉन एब्राहम था, इफ आई रिमेंबर, पोखरण, उसमें भी वो लोग ने दिखाया है. बट आई थिंक इसमें, उसमें आई थिंक सो दे यूज पोलोनियम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. दे कैन यूज यूरेनियम और पोलोनियम, एनीथिंग, है ना? तो यहां तक हमारे बेसिक आइडिया हो गए कंप्लीट. कौन से? कि हर एक ब्लॉक के कौन से जनरल कैरेक्टर्स हैं, उनकी एनर्जीज कैसी होगी, उनके नाम क्या होंगे, उनके स्पेशल यूजेस कुछ कुछ केसेस में जो एमसीक्यू में पॉइंट आने वाले हैं डायरेक्टली, उसके बारे में हमने आज सब कुछ देख लिया. ठीक है बच्चों? तो दैट इज SPDF ब्लॉक के बारे में इन्फो आपका. ठीक है.